बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो खबरों पर आप नाज़रीन के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात में जिस नाकामी का सामना करना पड़ा। इस नाकामी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए आज के रोज़ ही एक और बुरी खबर है, और इस बुरी खबर के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद 2 पार्लियामेंट की नशिस्तों से महरूम हो सकती है। इस खबर की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात में इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर जो बड़ा अपसेट हुआ है। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में नाकामी का सामना करना पड़ा है। इन नताइज का भी पोस्टमार्टम करेंगे और इसके साथ साथ इस मौजू पर भी, इस पहलू पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलतियां कहां पर हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरअसल गद्दार कौन है जो आज के सेनेट के इंतखाबात में, कौमी असम्बली के इंतखाबात में हुकूमत की नाकामी का सबब बने हैं। और फ्यूचर के हवाले से भी इस खबर में आप नाज़रीन के साथ में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हफीज शेख की नाकामी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए आज के रोज़ की दूसरी बुरी खबर क्या है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की है और समाअत करने के बाद आज के रोज का जो फैसला है, बल्कि मुकदमे का जो फैसला है 13 सफात का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई तो उनके वकील अदालत में पेश हुए और अदालत से यह कहा गया कि फैसल वाडा कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्तफ़ी हो गए हैं और फैसल वाडा का इस्तीफा भी अदालत में पेश किया गया। और वकील का यह कहना था, फैसल वाडा के वकील का यह कहना था कि फैसल वाडा के मुस्तफ़ी होने के बाद अब यह मुकदमा, नाअहली का मुकदमा मुकम्मल तौर पे गैर मुअस्सर हो चुका है, इनफ्रक्चस हो चुका है। लिहाजा फैसल वाडा की नाअहली के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, इन दरखास्तों को खारिज करार दिया जाए, इन दरखास्तों को मुस्तरद किया जाए। लेकिन जो दरखास्त गुजार के वकला थे उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि अभी तो यह भी पता नहीं चला कि यह इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक्सेप्ट भी किया गया है, नहीं एक्सेप्ट किया गया। लेकिन आखिरी जो उनकी दलील थी वो ये थी कि जो बयान हल्फी फैसल वाडा ने मुबैना तौर पर झूठा बयान हल्फी इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा कराया था, इस नॉमिनेशन की बुनियाद के ऊपर चाहे फैसल वाडा कौमी असम्बली के नशिस्त से मुस्ताफी भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर झूठा बयान हल्फी देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। झूठा बयान हल्फी देने पर उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, जिस पर अदालत ने आज समाअत करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। और अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे के हवाले से अपना फैसला सुनाया है और फैसले में यह कहा गया है कि फैसल वाडा के मुस्तफ़ी होने के बायस उन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसल वाडा को डायरेक्टली खुद से नाअहल करार देने नहीं जा रही, लेकिन आगे चल के जो बात की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक झूठा बयान हल्फी जमा कराने के नताइज होते हैं, नताइज हैं। फैसल वाडा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है। ये एक बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसल वाडा के बयान हल्फी पर दी गई है। और आगे चल के ये हुक्म जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि फैसल वाडा के झूठे बयान हल्फी के मामले पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद से फैसला नहीं किया और ये ऑब्जर्वेशन दे दी है कि जो बयान हल्फी है फैसल वाडा का वो बज़ाहिर झूठा लगता है और उस पर फैसला जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन अगर इस पर फैसला करता है, उस नतीजे पर पहुंचता है, जिस तरह से हकायक सामने आए हैं, सदीक जान से, अदील बड़ाई से, ईसा नकवी से जब भी बात होती है तो वो ये कह रहे थे कि इस बयान हल्फी को लेकर फैसल वाडा की पोजीशन जो है वो काफी कमजोर दिखाई देती है। और इस बयान हल्फी के ऊपर अगर फैसल वाडा नाअहल हो जाते हैं तो उन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक होगा। ना सिर्फ वो ताहयात सियासत से नाअहल हो जाएंगे, बल्कि इससे साथ साथ जो सिंध असम्बली से वो सेनेटर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, उन्हें सेनेटर के ओहदे से भी जो है वो हाथ धोना पड़ेगा। कौमी असम्बली की नशिस्त से तो आज उन्हें रिजाइन दे ही दिया है। अब देखना यह है कि रिजाइन देने के बाद आज जो सेनेट के इंतखाबात में बड़ा अपसेट हुआ है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से फैसल वाडा की इस छोड़ी हुई नेशनल असम्बली की सीट को दोबारा से रिटेन कर पाएगी, या फिर एमकेएम जो है भरपूर कोशिश में है कि फैसल वाडा की छोड़ी हुई इस नशिस्त पर उनका उम्मीदवार जो है वो दोबारा से कामयाबी हासिल करे और जो गलबा रहा है एमकेएम का कराची में
उस बर्तरी को दोबारा से जो है वो दोबारा से उसे कायम करने के हवाले से जो है वो अपने उम्मीदवार को यहाँ से जितवाया जाए। इस हवाले से जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि एमक्यूएम भरपूर कोशिश करेगी अपने उम्मीदवार को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जितवाने के हवाले से। दूसरी खबर के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत बड़ा अपसेट हुआ। जितने दावे किए जा रहे थे, चाहे हमने आज भी मियां शाहिद से बात की, अदील बड़ाइश ने तो मोहताज गुफ्तगू की थी, वो तो ये कह रहे थे कि टफ मुकाबला है। बज़ाहिर लग रहा है कि जो अब्दुल हफीज़ शेख है वो जीत जाएंगे, लेकिन अब्दुल हफीज़ की शेख के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी को भी जो है वो एक लाइट कैंडिडेट के तौर पर, हल्का कैंडिडेट के तौर पर नहीं लेना चाहिए। और भी एक साफ़ी जानिब से कहा गया कि बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमती जो उम्मीदवार हैं हफीज़ शेख कामयाब हो जाएंगे। कल मैंने वीडियो की, उसमें मैंने हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर थे फवाद चौधरी की जानिब से जो डिजिट दिए गए थे वो मैंने बताए थे कि हुकूमत के एदाद शुमार के मुताबिक 176 लोगों का जो इशाइया इमरान खान ने दिया था उसमें 176 लोग शरीक हुए थे और हमारे पास 181 वोट मौजूद हैं और हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है। तो कल इसी बयान को बुनियाद बनाकर मैंने खबर शेयर की थी कि हुकूमत ने हफीज़ शेख की कामयाबी का ऐलान जो है वो 24 घंटे पहले कर दिया है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी जो पीडीएम के जो लोग हैं उनकी आखिरी कोशिश ये है कि आज रात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो 2013-2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे या नून लीग का हिस्सा थे, उनसे रब्ता किया जाएगा और उन्हें कन्विंस करके अपने लिए वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो मैंने पर्सनली कोई ऐसे जो है वो बराह रास्त ऐसी प्रेडिक्शन नहीं की थी कि गिलानी जो है वो हार जाएंगे और हफीज़ शेख जीत जाएंगे। मैंने मुख्तलिफ लोगों को बयान कोट किए थे। अब आगे चल के जो आज हुआ है सेनेट के इलेक्शन में जब गिनती शुरू हो रही थी तो उस वक्त तो पीडीएम के जो सपोर्टर और कारकुनान कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे, उनके अहाते में मौजूद थे, वो भी मायूस हो गए थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कौमी असम्बली के अहाते से चले गए थे, लेकिन जैसे नतीजा सामने आया बाजी पलट गई, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और अब्दुल हफीज़ शेख को 5 वोटों से नाकामी का सामना करना पड़ा। इसका पोस्टमार्टम पहले तो ये करते हैं कि अगर ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पार्टी का अदम एतमाद था तो फिर फौजिया अरशद क्यों कामयाब हुई। फौजिया अरशद को 174 वोट मिले लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख को 164 वोट मिले। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, जो सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उनके लिए तो पार्टी के अंदर आज भी हमदर्दियां मौजूद हैं। लेकिन वो लोग जो पैराशूटर के तौर पर आते हैं और आकर यहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिए जाते हैं, जिनका सियासी जद्दोजहद के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, पार्टी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल हफीज़ शेख की। और जब मैंने 3 हफ्ते पहले संडे के रोज इस पर वीडियो बनाई थी तो मैंने ये बात बताई थी कि अगर हफीज़ शेख को नाकामी का सामना करना पड़ा तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हफीज़ शेख के सियासी तौर पर रूट्स नहीं है और यूसुफ रज़ा गिलानी सियासी तौर पर उनकी काफ़ी ज़्यादा रूट्स मौजूद हैं। और एक तो उनकी नाकामी की वजह आज जो नताइज सामने आए हैं हफीज़ शेख की, ये नज़र आती है कि पार्टी के लोगों की जानिब से इसलिए हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया गया क्योंकि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है और वो पैराशूटर हैं। कुछ अर्सा पहले आकर वज़ीर ख़जाना बन गए और वज़ीर के तौर पर जो पर्क्स एंड प्रिविलेज वगैरह या जो भी मरात वगैरह हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। और पार्टी के लोगों ने शायद समझा कि ये जब भी हुकूमत हमारी ख़त्म होगी, 2023 में हो, जब भी हो, ये हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहेंगे बल्कि बैरून मुल्क चल जाएंगे। दूसरी जो करने की बात है वो ये है कि 7 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। 7 वोट मुस्तरद करने वाले कौन हैं, इन लोगों का भी जायजा लेना होगा। और इसके साथ साथ 9 वोट जो इजाफी पड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को, क्योंकि जो मेजोरिटी थी, जो नंबर्स थे अपोजिशन के बाद वो 160 के थे, लेकिन 169 वोट पड़े हैं। तो ये भी देखा जाना चाहिए कि 9 वोट जो इजाफी पड़े हैं तो पार्टी के अंदर ऐसे गद्दार कौन से हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। महज ये कह देना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़मीरों का सौदा किया है, अरकान को खरीदा है, ठीक है, दिल की तसल्ली के लिए ये आर्गूमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे गद्दार मौजूद थे जो बिकने के लिए तैयार हो गए, जो अपने ज़मीर फरोख्त करने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, इन मुस्तरद शुदा वोटों को और इस नताइज को जो है वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी की क्वालिफिकेशन को पहले ही चैलेंज किया जा चुका है। 2 रोज पहले जो आरडीए वीडियो व्हाट्सएप स्कैंडल सामने आया था उस बुनियाद के ऊपर। लेकिन आज जो बातें हो रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आ चुकी है, तो बज़ाहिर ये चीज़ें मॉरली दुरुस्त लगती हैं कि पार्टी के अंदर गद्दारों ने आज हुकूमत को एक बैक फुट के ऊपर धकेल दिया है और मॉरली पोजीशन जो है वो
हुकूमत की कमज़ोर हुई है। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन आज जो आपने मुतालबा देखे हैं अपोजिशन के लोगों की जानिब से, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, गिलानी की जानिब से और बाकी अपोजिशन के लोगों की जानिब से, वो आज इमरान खान से दोबारा मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि कौमी असम्बली के अंदर अगर हुकूमती उम्मीदवार को नाकामी का सामना करना पड़ा है, इसका मकसद ये है, इसका मतलब यह है, इसका तासुर ये लिया जाता है कि इमरान खान जो है वो ऐवान के अंदर अपनी अक्सरियत को खो बैठे हैं। या तो इमरान खान साहब को ऐवान से एतमाद का वोट लेना होगा, या फिर उनके खिलाफ हो सकता है कि जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था नवाज शरीफ का, जरदारी का, मौलाना का, मरियम नवाज का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि अगर हमारा ये कैंडिडेट कामयाब होता है तो फिर हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। अब यहां पर बात की जा रही है कि ज़मीरों का सौदा हुआ है और इलेक्शन कमीशन से इस फैसले को, इन नताइज को कलअदम करार देने के लिए रुजू किया जाएगा। बिल्कुल ये एक लीगल फोरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास मौजूद है। जिस तरह सदीक जान बात कर रहे थे, ये मामला उन्हें इलेक्शन कमीशन में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये मामला उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ या इस पर सुनवाई होती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है और किया भी जा रहा है कि एक मर्तबा जो होना था वो हो गया। एक मर्तबा जो पीडीएम या अपोजिशन हुकूमत को नाकामी या शिकस्त से दोचार करना चाहती थी, हुकूमत की नाकामी के हवाले से उनकी कोशिशें कामयाब हुई हैं। एक मर्तबा जो डेंट पीडीएम ने हुकूमत में डालना था वो डाल दिया। अब चाहे इलेक्शन कमीशन से फैसला आ भी जाए तब भी जो है वो पीडीएम को इस बात की कोई परवाह नहीं होगी। पीडीएम अगर खिलाफ फैसला देगा तो उसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन अगर खिलाफ फैसला देगा तो उसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, अगर हक में फैसला आया तो फिर उस पर बल्ले बल्ले की जाएगी। लेकिन जो मकसद था पीडीएम का, आज कुछ ऐसे आज़ाद हल्के ये कह रहे हैं कि वो मकसद पीडीएम ने सेनेट के इंतखाबात में अचीव कर लिया है। अब चाहे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट इन नताइज के हवाले से कोई भी फैसला दे दे या नताइज को कलअदम करार दे दे, तो उसके बाद फिर भी दोनों पार्टियों को, हुकूमत और पीडीएम को, इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। फैसला अगर अदालत से खिलाफ भी आ जाए तो अब्दुल हफीज शेख अब दोबारा से कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी गलती तो ये नजर आती है कि अब्दुल हफीज शेख को अगर इलेक्शन लड़ाना था तो केपीके से लड़ा लेते, सिंध से लड़ा लेते, तो वहां पर उनकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते। इस्लामाबाद से अगर पार्टी के वर्कर को मुंतखब किया जाता, कोई अपना पुराना बंदा जिसने सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत की हो, खून पसीना बसाया हो, जिसने कोड़े खाए हों, डंडे खाए हों और धरनों में, जलूसों में मुख्तलिफ सोहबतों का, मुख्तलिफ मसाइल मुश्किलात का सामना करना, उसे सामना किया हो, अगर वो ऐसा कैंडिडेट होता तो शायद अब्दुल हफीज शेख के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो बेहतर पोजीशन में होता। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप नाज़रीन के साथ इजाज़त चाहूँगा। आज अभी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए आपने देखा कि फंबल भी ज़्यादा हो रहे थे और भी बहुत सारे मसाइल मुझे बोलते हो रहे थे। दुआ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है, सेहत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।